2 फरवरी 2015 की बात है। सुबह सुबह लखनऊ का शहीद पथ कोहरे से ढका हुआ था। कुछ लोग सुबह सुबह शहर के लिए निकले थे। उन्हीं में से एक आदमी की नजर पड़ती है कि पास में ही एक बोरा पड़ा हुआ था। बोरे पर खून जैसा कुछ लगा हुआ था और चारों तरफ से कुत्ते उसे नोच रहे थे। व्यक्ति पास जाता है। पास जाकर के जब उस बोरे को खोल करके देखता है तो पता लगता है कि उसके अंदर इंसान के कटे हुए पैर थे। वो व्यक्ति पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, जांच करती है। पता लगता है कि ये जो हाथ पैर या फिर बॉडी पार्ट्स हैं वो एक लड़की के हैं। जैसे ही ये खबर आसपास के इलाके में फैलती है, पूरे इलाके में सनसनी मच जाती है कि आखिर एक लड़की के कटे हुए हाथ पैर रोड पे, और वो भी सबके सामने, कोई कैसे फेंक सकता है। मतलब कि किसी लड़की का मर्डर इतने सरेआम कोई करके और बॉडी पार्ट्स को भी इतनी आसानी से खुले में फेंक जाता है। जब आगे की जांच हुई तो सबसे पहले शक होता है कि शायद रेप का मामला होगा, यानी कि लड़की का रेप करने के बाद में उसका मर्डर कर दिया गया होगा। लेकिन जब पता लगता है असली हकीकत तो सब के सब भौचक के रह जाते हैं। ये कहानी है लखनऊ की एक 17 साल की लड़की गौरी हत्याकांड की। एक ऐसा हत्याकांड जिसके लिए डीजीपी को एक सुराग के लिए 50,000 का इनाम घोषित करना पड़ा था। तेलीबाग इलाके में एक लड़का रहता था जिसका नाम था हिमांशु। उसने फेसबुक पर अपनी एक आईडी बनाई थी रोहित के नाम से, यानी कि फेक नाम से उसने अपनी आईडी बनाई थी। धीरे धीरे जैसे वो अपनी आईडी चला रहा था उस पर लगातार कुछ पोस्ट करता है। एक दिन उसके सामने एक लड़की की आईडी दिखती है जिसका नाम था गौरी। लड़की की आईडी को देखने के बाद में वो फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देता है। जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है उसके कुछ दिन बाद उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है। सामने से जो लड़की थी गौरी, उसका मैसेज आता है कि तुम्हारी पोस्ट मुझे थोड़ी अच्छी लगी, यानी अच्छी पोस्ट करते हो, इसलिए मैंने आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब वहाँ पर वो जो लड़का था रोहित, जो कि हकीकत में तो हिमांशु था लेकिन रोहित के नाम से उसने आईडी बनाई हुई थी, वो कहता है कि मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद तुम मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करोगी, लेकिन तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर और बात चलती है। उसके बाद में लड़का कहता है कि मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा। दूसरी तरफ से लड़की भी यही बोलती है कि मुझे भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वो एक दिन की छोटी सी बातचीत धीरे धीरे बड़ी बातचीत के अंदर बदल जाती है। दोनों आपस में अपने नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। फेसबुक से शिफ्ट होते हैं व्हाट्सएप की ओर। दोनों धीरे धीरे व्हाट्सएप पर देर रात तक चैट किया करते थे। एक दिन हिमांशु, जो कि रोहित के नाम से जिसकी आईडी थी, वो बोलता है कि मुझे तुम पसंद हो, यानी मुझे तुम अच्छी लगती हो। दूसरी तरफ से गौरी बोलती है कि अच्छे तो तुम भी मुझे लगते हो, लेकिन इस बारे में मैं ज़्यादा अभी सोचना नहीं चाहती हूँ। फ्रेंड रहें, वहीं तक सीमित रहें तो अच्छा होगा। अब यहाँ पर रोहित को लगता है कि गौरी मुझे पसंद तो करती है लेकिन शायद वो समय मांग रही है, यानी कि मुझे समय के लिए बोल रही है कि थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको सब बता दूंगी। इसी तरीके से बातचीत होती रहती है। दोनों आपस में एक दूसरे के मिलने के लिए भी जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और लगभग 1.5 साल निकल जाते हैं। 1.5 साल बाद एक दिन रोहित, यानी कि जो हिमांशु था, उसका दोस्त उसके घर पे आता है। उससे पूछता है कि यार आजकल तू मुझे मिलता नहीं है, ना ही कॉल पर बात करता है, जब देखता हूँ तब फ़ोन में ही लगा रहता है या फिर फ़ोन में ही घुसा रहता है। वो कहता है कि बात ऐसी है, एक लड़की है गौरी नाम की, जो कि मुझे फेसबुक पर मिली है और उससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और इसीलिए मैं उससे ज़्यादातर समय बात करता रहता हूँ। हिमांशु का दोस्त बताता है कि यार ये वो गौरी तो नहीं है जो कि लगातार फेसबुक पर पोस्ट करती रहती है, बार बार आती रहती है फीड के अंदर। कहता है कि हाँ, ये वही गौरी है। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम इससे ज़रा बच कर के रहना, क्योंकि ये लड़की मुझे अच्छी नहीं लगती है और मेरे हिसाब से अन्य कई लड़कों से भी इसका अफेयर है या फिर बातचीत करती है। हिमांशु को लगता है कि ये शायद अपना रिश्ता तोड़ने के लिए ऐसी बातें बोल रहा है। वो उसे नज़रअंदाज कर देता है। वो सोचता है कि यार पता नहीं इसको कोई गलत फहमी हुई होगी या फिर जानबूझ करके ये ऐसी बातें कर रहा होगा। उसके कुछ दिन बाद एक बार फिर से हिमांशु को कुछ लड़कों के फ़ोन में गौरी की फ़ोटोज़ वगैरह मिलती है और उनको कहते हुए सुनता है कि ये मुझसे भी बात करती है या फिर ऐसी चीज़ें, जिससे उसको लगता है कि यार पता नहीं ये किसी दूसरी गौरी की बात कर रहे होंगे। वो गौरी इनसे बात क्यों करेगी, वो तो मुझसे बात करती है। ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे नज़रअंदाज करता रहता है। एक दिन आता है जब उसे लगता है कि यार लगभग 1.5 साल हो गए हैं और आज तो सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए, जिससे कि मुझे भी कंफर्मेशन हो जाए कि वो मुझे पसंद करती है, नहीं करती है, फ्यूचर में क्या करना चाह रही है और मैं उससे प्यार करता हूँ। तो शायद अगर वो हाँ बोलेगी
और उसे विश्वास था कि वो हाँ ही बोलेगी। एक दिन हिमांशु का पूरा घर खाली था, उसके घर वाले कहीं गए हुए थे। वो गौरी को कांटेक्ट करता है और बोलता है कि क्या कल तुम मुझसे मिल सकती हो। गौरी बोलती है कि क्यों, मतलब कोई ज़रूरी काम है। वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट काम तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं तुमसे मिल कर के ही बताऊंगा। गौरी मिलने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो घर से निकल रही थी तब उसकी माँ ने पूछा था कि कहाँ जा रही हो, तो वो बताती है कि मैं ऐसे ऐसे पापा का जो जैकेट है उसको ड्राई क्लीन करवा के लाऊंगी और उसके बाद में मंदिर होते हुए आऊँगी। गौरी की माँ बोलती है कि ठीक है, ज़रा जल्दी आना और कहीं रास्ते में इधर उधर मत जाना। गौरी जल्दी में हाँ बोलती हुई वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में जाकर के वो कांटेक्ट करती है राहुल से और बोलती है कि मैं यहाँ पर फलानी जगह पर खड़ी हूँ। राहुल उसे एड्रेस देता है कि वहाँ पर आ जाओ, मैं वहाँ पर आता हूँ। राहुल बाइक लेकर के वहाँ पर पहुँचता है, लड़की को वहाँ से पिकअप करता है और उसके बाद में एक गार्डन के अंदर वो जाते हैं। वहाँ बैठते हैं, कुछ देर बातचीत करते हैं। उसके बाद में राहुल कहता है कि तुम क्या मेरे घर पे चलोगी, क्योंकि मेरा घर खाली है, कोई नहीं है आज, तो वहीं पर कुछ एंजॉय करेंगे। पहले तो गौरी थोड़ी झिझकती है, लेकिन जब वो कहता है कि अक्षय कुमार की नई मूवी आई है, मेरे लैपटॉप के अंदर वो है और दोनों मिलकर के एंजॉय करेंगे, चाय समोसा खाते हुए मूवी देखेंगे आराम से, तो गौरी भी हाँ कर देती है कैजुअलिटी के अंदर कि चलो ठीक है, तुम्हारे घर चल सकते हैं। दोनों मिलकर के राहुल के घर चले जाते हैं। जैसे ही घर के अंदर वो बैठे हुए थे तो राहुल उससे कहता है कि गौरी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, कोई बात जो मैं तुमसे काफ़ी दिनों से कहना चाह रहा हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ। गौरी एक बार तो थोड़ा सीरियस होती है और सोचती है कि शायद पता नहीं कौन सी बात है। फिर राहुल कहना शुरू करता है, कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मुझे ऐसा लगता है। इस पर गौरी कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बस एक दोस्त की तरह तुमको मानती हूँ। तो राहुल कहता है कि क्या तुम इतने दिनों से सिर्फ मुझसे टाइम पास कर रही थी? तो गौरी कहती है कि नहीं, मतलब टाइम पास का क्या मतलब है, तुम्हें मैं दोस्त मान रही थी, तुम मुझे दोस्त मान रहे थे, मैंने तुमसे कहा भी नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। टाइम पास तो तब माना जाता जब मैं तुमसे कह देती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब जा कर के तुमसे मना करती। उसके बाद में गौरी के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। राहुल और हिमांशु फ़ोन को उठाता है और उसमें देखता है कि उसमें कुछ लड़कों के मैसेजेस आए हुए थे। वो गौरी की तरफ गुस्से भरी नज़र से देखता है और कहता है कि तुम दूसरे लड़कों से भी बातचीत करती हो? तो गौरी कहती है कि हाँ करती हूँ, नहीं करती हूँ उससे तुमको क्या लेना, तुम हो कौन, तुम कोई भी नहीं हो जिसे मैं ये सारी चीज़ें बताऊँ। मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त मानती हूँ और वहीं तक सीमित रहो, इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। तो राहुल बहुत ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसके बाद में कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसे टाइम पास किया, मैं तुमको ये मान रहा था, फलाना मान रहा था। तो लड़की कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहे थे, मैंने तो कभी तुमसे ये सारी चीज़ें शेयर भी नहीं करी, मैंने तो कभी तुमसे इस तरीके से कोई बात भी नहीं बोली। मैंने तभी तुमसे बोल दिया था कि मैं इन सारी चीज़ों को इस तरीके से नहीं ले रही हूँ फिलहाल, लेकिन तुम अपने मन में पता नहीं क्या क्या बातें बना रहे थे। लेकिन राहुल का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो गौरी से कहता है कि अपने फ़ोन का पासवर्ड बताओ। गौरी पासवर्ड बताने से इनकार कर देती है। तो वो चीख करके कहता है कि पासवर्ड बताओ मुझे। गौरी डर जाती है, उसे पासवर्ड बता देती है। पासवर्ड लेने के बाद में वो फ़ोन का लॉक खोलता है, व्हाट्सअप खोलता है। व्हाट्सअप के अंदर देखता है कि कुछ लड़कों से मैसेजेस किए हुए थे, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भेजी हुई थी। गौरी से चिल्ला करके कहता है कि ये फ़ोटोज़ तुमने किसको भेजा है? गौरी एक बार फिर से वही बात कहती है कि मैंने जिसको भेजा, मेरी मर्ज़ी, तुम्हें उससे क्या लेना। इतना सुनते ही राहुल और हिमांशु का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो आपे से बाहर हो जाता है और गौरी के गले को पकड़ करके ज़ोर से दबा देता है। दबाते हुए वो उसको पीछे की तरफ धकेलता है और दीवार के जा कर के मार देता है। गौरी तुरंत नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। और जब उसे लगता है कि शायद ये मर चुकी है, उसके बाद में वो बाज़ार जाता है, मार्केट से आरी वगैरह सब कुछ सामान लेकर के आता है और आकर के सबसे पहले उसके पैर काटता है। पैर काटने के बाद में फिर उसका सर धड़ से अलग करता है, हाथों को काटता है। खून काफ़ी ज़्यादा बह रहा था तो खून बाहर ना चला जाए नाले से होकर के, इसलिए वो उसके कपड़े उतारता है और कपड़ों को नाले में दे देता है और उन बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करके एक के बाद एक वो शहीद पथ पर जगह जगह फेंक देता है। जब वो बॉडी पार्ट्स फेंकता था तो वो ध्यान रखता था कि एक जगह ना फेंको, मतलब कि कुछ बॉडी पार्ट्स को यहाँ फेंके, कुछ को उधर फेंके, कुछ को उधर फेंके। काफ़ी दूरी मेंटेन करके उसने फेंका था। अब पता नहीं इसके पीछे उसकी क्या सोच थी, लेकिन इसी तरीके से उन्हें
बॉडी पार्ट्स को फेंका गया था। और जब सुबह वो आदमी देखता है बॉडी पार्ट्स को, कुत्तों को नोचते हुए, पुलिस को बुलाता है, पुलिस आती है, जांच पड़ताल होती है। उसी समय के आसपास थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है गौरी के नाम से। उस रिपोर्ट में वो दर्ज करवाते हैं कि मेरी बेटी कल से गुमशुदा है और अभी तक हमें मिली नहीं है। पुलिस एक बार कंफर्मेशन के लिए कि शायद हो सकता है इनकी लड़की हो, पहचान ले, इसलिए उस लड़की के पास उनके माता पिता को लेकर के जाती है। वहाँ जा कर के वो देखते हैं कि ये तो गौरी है, हमारी बेटी है। ये देख कर के वो काफ़ी तेज़ रोने लगते हैं, पुकारने लगते हैं कि गौरी इस तरीके से तुम क्यों गई थी, कोई समस्या सी, कोई ऐसी चीज़ थी जो नहीं बता सकती थी, तो कम से कम हमें एक बार ये दर्शा तो देना चाहिए था कि ऐसा कुछ है। लेकिन अब मर्डर हो चुका था, गौरी जो है उसकी जान जा चुकी थी, पार्ट्स को, उसके बॉडी पार्ट्स को काटा जा चुका था बुरी तरीके से, मतलब बहुत ही भयानक तरीके से उसका मर्डर किया गया था। शायद ऐसा मर्डर कोई बहुत बड़ी दुश्मनी या फिर रंजिश में ही कर सकता हो, लेकिन एक छोटी सी बात पर गौरी का मर्डर कर दिया गया था। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ी जो समस्या थी वो ये थी कि गौरी के कातिलों को पकड़ा जाए, क्योंकि न्यूज़ पर चारों तरफ एक खबर जो है पूरी तरीके से आग की तरफ फैल चुकी थी। हर कोई यूपी पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा था कि कैसी पुलिस है यूपी की, कि एक लड़की का मर्डर दिन दहाड़े कर दिया जाता है, बॉडी पार्ट्स को फेंक दिया जाता है सरेआम, और यूपी पुलिस कुछ नहीं कर पाती। अब जैसे यूपी पुलिस की पूरी किरकिरी हो रही थी, तो उसके बाद में वो करते क्या है कि सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई सुराग मिल जाए जहाँ पर माता पिता के अनुसार कि भाई यहाँ से हमारी लड़की गई थी। तो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, कहीं पर कुछ नहीं मिलता। लेकिन काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद में पुलिस को एक सुराग मिलता है, गौरी की एक सीसीटीवी फुटेज, जहाँ से एक लड़के ने हेलमेट लगाए हुए एक बाइक से आता है और उसको पिकअप करके ले जाता है। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद में उनको थोड़ा तो ऐसे हो गया था पुलिस वालों को कि चलो कुछ तो मिला, लेकिन जब उस फुटेज को देखते हैं तो पता लगता है कि उस फुटेज की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा लो थी। बाइक के नंबर का तक पता नहीं लग पा रहा था, और जो लड़का था उसकी शक्ल तो इसलिए नहीं दिख रही थी क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था। फिर वो ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिल पाता। अब केस काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो चुका था, मतलब हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, प्रदर्शन होने शुरू हो गए थे। तो पुलिस के जो डीजीपी हैं वहाँ के 50,000 रुपये का इनाम निकालते हैं कि कोई इस बाइक वाले लड़के के बारे में हमको बता दे, लेकिन उसके बावजूद कोई उसके बारे में नहीं बता पाता। जब पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल पाता तो पुलिस एक तरीका ढूंढती है। वो देखते हैं कि जो बाइक का मॉडल नंबर है या फिर जिस कंपनी की बाइक है उस तरीके की बाइक आसपास के क्षेत्र में कितने लोगों के पास है, नंबर निकलवाती हैं। उसके बाद में एक एक के घर जा कर के जाँच पड़ताल शुरू की जाती है। और एक दिन ऐसी एक बाइक एक घर के अंदर खड़ी दिखती है। वो घर के अंदर जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो उन्हें एक हिमांशु नाम का लड़का मिलता है। उससे पूछताछ करते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है। वो बताता है कि मेरा नाम हिमांशु प्रजापति है। उसके बाद में पुलिस वालों को लगता है कि शायद ये नहीं होगा, क्योंकि जो चैट्स वगैरह उन्होंने पढ़े थे उसमें राहुल नाम का कोई लड़का था। और एक सोचने वाली बात ये थी कि राहुल ने और हिमांशु ने कभी भी गौरी को कॉल नहीं किया था डायरेक्ट, और ना ही कभी गौरी ने हिमांशु को कॉल किया था। उनकी जितनी भी बातचीत हुई थी या तो फेसबुक के थ्रू या फिर हुई थी व्हाट्सअप के थ्रू। तो ऐसा कोई कॉल डिटेल भी नहीं मिल पाई थी जिसकी वजह से डायरेक्ट पुलिस को पता लग सके कि कौन था जो बात कर रहा था और कहाँ से बात कर रहा था। हालांकि गौरी को भी इस बात का पता नहीं था कि उसका नाम राहुल नहीं बल्कि हिमांशु है, और गौरी ने अपने फ़ोन के अंदर भी हिमांशु के नंबर राहुल के नाम से सेव किए हुए थे। अभी तक पुलिस को गौरी का फ़ोन भी नहीं मिल पाया था, इसलिए उसे सुराग ढूंढने में और भी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। अब पुलिस वहाँ से वापस आती है, फिर से ढूंढना चालू करती है। जब आगे की जांच नहीं बढ़ पा रही थी, पुलिस को कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था, तो एक पुलिस वाला उस फुटेज को दोबारा देखता है और फिर कहता है कि यार ऐसा ही हेलमेट तो मैंने उस लड़के हिमांशु के घर अलमारी में रखा हुआ देखा था। तो एक बार उससे दोबारा पूछताछ करते हैं। वो दोबारा जाते हैं। जैसे ही हिमांशु के घर दोबारा पुलिस पहुँचती है, हिमांशु वापस आता है, लेकिन इस बार वो घबराया हुआ था। दोबारा पुलिस को देख करके वो थोड़ा डर गया था। अब उससे पुलिस पूछती है कि भाई तुम्हारा नाम हिमांशु है। वो बताता है कि हाँ बिल्कुल मेरा नाम हिमांशु ही है। पुलिस को फिर शक होता है कि यार हिमांशु नहीं, वो तो राहुल था, शायद ये लड़के के पास हम गलत आए। लेकिन फिर हेलमेट को देखते हैं और उसके बाद में उससे एक और सवाल पूछते हैं, क्या तुम गौरी को जानते हो, गौरी नाम की किसी लड़की को जानते हो? वो कहता है कि नहीं, गौरी नाम की किसी लड़की को मैं नहीं जानता हूँ। फिर पूछते हैं कि 2 फरवरी के दिन तुम कहाँ थे? वो कहता है कि मैं अपने घर पर ही था। लेकिन उसी समय एक पुलिस वाले की नज़र हिमांशु के फ़ोन पर पड़ती है और उसके फ़ोन के वॉलपेपर पर गौरी की फ़ोटो लगी हुई थी।
जैसे ही वो उस फोटो को देखते हैं उनका शक बढ़ जाता है। सोचने लगते हैं कि शायद ये लड़का कुछ तो हमसे छुपा रहा है, कुछ तो झूठ बोल रहा है। वो हिमांशु से इस बारे में और ज़्यादा बातचीत करते हैं, लेकिन हिमांशु कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। पुलिस वाले उसके बाद में घर के अंदर जाते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो देखते हैं कि उसके घर के अंदर एक और मोबाइल था। मोबाइल का मॉडल वही था जो कि गौरी के माता पिता ने पुलिस स्टेशन में एफआईआर रिपोर्ट के अंदर दिया था। पुलिस वाले फ़ोन को स्विच ऑन करते हैं तो देखते हैं कि फ़ोन गौरी का ही था। पासवर्ड लेते हैं, उसके बाद में अंदर सारी चीज़ें देखने के बाद उन्हें पता लग जाता है कि यही वो लड़का है जिसने गौरी का मर्डर किया है। लेकिन फिर भी एक डाउट था कि ये अपना नाम हिमांशु बता रहा है, और जब पुलिस ने जांच किया तो पता लगा कि इसका नाम एक्चुअली है हिमांशु, लेकिन गौरी के फ़ोन के अंदर तो राहुल आ रहा था। थोड़ी और छानबीन करते हैं तो उसके घर के अंदर लकड़ी काटने वाली आरी भी मिल जाती है, जिससे सख्त और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है। अब हिमांशु के खिलाफ सबूत तो काफ़ी सारे थे, इसलिए वो हिमांशु को थाने ले जाते हैं। वहाँ जाकर के सख्ती से पूछताछ करते हैं। जब जोर दे करके पूछते हैं तो हिमांशु बताता है कि हाँ, मैंने ही उसका मर्डर किया था। मैंने राहुल नाम से फेसबुक आईडी बनाई और उसके ज़रिए मैं उससे बातचीत किया करता था। तो पुलिस वालों को सारी कहानी जो कि त्यों समझ आ जाती है कि क्या क्या एक्चुअली हुआ होगा। उसके बाद में खुद डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हिमांशु उर्फ राहुल को सबके सामने लेकर के आते हैं। हिमांशु कहता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मैं उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन मुझसे गुस्से में ये सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद में मैं खुद रिग्रेट भी करता हूँ कि मैंने ये गलत किया है, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था। गौरी का मर्डर हो चुका था, वो इस दुनिया से जा चुकी थी। अब भले ही उसने कुछ भी किया हो, किसी भी लड़के से बात की हो, किसी से भी ना की हो, लेकिन वो खुद का उसका पर्सनल मैटर था। इसके चलते हिमांशु ने उसका मर्डर कर दिया, वो भी एक बेरहम तरीके से। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें एक चीज़ पता लगती है कि जब गौरी के हाथ पैर काटे जा रहे थे उस वक्त तक वो जिंदा थी, सांसें ले रही थी। शायद बेहोशी की हालत में होगी या फिर कोमा में चली गई होगी, लेकिन वो जिंदा थी जिस वक्त उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे थे। सोचो, इससे और दुख भरी दर्दनाक मौत क्या हो सकती है। गौरी के माता पिता ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, लेकिन फिर वही बात की होता क्या है, जो होना था वो तो हो चुका था। अब बारी थी राहुल को सज़ा दिलाने की। तो राहुल के साथ में पुलिस उसके एक और दोस्त को अरेस्ट करती है। दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। वहाँ से राहुल को तो जेल भेज दिया जाता है, लेकिन 2 महीने बाद राहुल के दोस्त के खिलाफ कोई भी सबूत ना मिल पाने के कारण उसको रिहा कर दिया जाता है। अब 9 साल बाद जून 2024 के अंदर राहुल उर्फ हिमांशु को तो जमानत मिल चुकी है, लेकिन केस अभी भी जारी है। और देखना यह है कि कितनी जल्दी उसको उसके गुनाह की सज़ा दी जाती है। तो ये थी कहानी गौरी हत्याकांड की, जो कि उस समय का एक सनसनीखेज मर्डर केस था। पूरे यूपी को इसने हिला दिया था, पूरे डीजीपी समेत सभी पुलिस वालों की रातों की नींद तक उड़ा दी थी। इतने हाई प्रोफाइल केस को पुलिस ने सॉल्व किया और जो इसका दोषी था जिसने मर्डर किया था उसको जेल भी भेजा। तो ये सारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है।